नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं संतोष चौधरी। तो खबरें देखिए तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायल के प्रधानमंत्री यार लैपिड और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ एक मंच पर दिखे। मौका था दुनिया के इन चुनिंदा देशों के नए समूह I2U2 के नेताओं के शिखर सम्मेलन का, जो वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने बैठक में अपने संबोधन में इसे सही मायने में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बैठक बताते हुए कहा कि हम सभी अच्छे मित्र भी हैं और हम सभी के दृष्टिकोण में हमारे हितों में भी समानता है। पीएम मोदी ने कहा कि पहली समिट से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित किया है। सदस्य देशों ने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की और उनमें आगे बढ़ने का रोडमैप भी बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि I2U2 फ्रेमवर्क के तहत सदस्य देश जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने I2U2 के एजेंडे की अहमियत पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि यह मंच वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सम्मेलन में शामिल सदस्य देशों के नेताओं ने भी इसकी अहमियत पर प्रकाश डाला और मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं पर भी सहमति बनी। इसमें भारत में एक खाद्य कॉरिडोर बनाने और गुजरात के द्वारका में नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी एक परियोजना शामिल है। I2U2 समूह की अवधारणा 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। प्रत्येक देश में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से शेरपा स्तर की बातचीत भी होती है। बिहार में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा कर देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा किया। बिहार पुलिस ने चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI से संबंधित एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर पटना के फुलवारी शरीफ से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की आड़ में देश विरोधी गतिविधि चला रहे थे। पकड़े गए लोगों के नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन खान, अतहर परवेज और बिहार पुलिस इन दोनों को पटना से 11 जुलाई को एक ही मकान पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान PFI के दस्तावेज, बुकलेट एवं गुप्त दस्तावेज बरामद भी किए गए। पकड़ा गया जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में दरोगा पद से रिटायर हुआ था। बताया जा रहा है कि ये लोग प्रदेश के बाहर से युवकों को बुलाकर प्रशिक्षण देते थे। पकड़े गए आरोपियों पर लोगों को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है। इन लोगों के पास 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से जुड़ी मुहिम के दस्तावेज भी मिले हैं। फुलवारी शरीफ के SSP ने कहा कि SDPI और PFI की आड़ में लोगों को कट्टरपंथी बना रहे थे, मार्शल आर्ट सिखाने के बहाने हथियारों का प्रशिक्षण दे रहे थे। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आने से एक दिन पहले हुई थी। पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना में विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में भाग लेने आए थे। असंसदीय शब्दों के विवाद पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, कहा कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं है, सिर्फ उन शब्दों को हटा दिया गया है जिन पर पहले आपत्ति की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिन शब्दों को हटाया गया वे विपक्ष के साथ साथ सत्ता में पार्टी द्वारा भी कहा या उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि केवल विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों के चयनात्मक निष्कासन किया जाना नहीं है। ओम बिरला ने कहा कि पहले इस तरह के असंसदीय शब्दों की एक किताब का विमोचन किया जाता था, लेकिन कागजों की बर्बादी से बचने के लिए हमने इसे इंटरनेट पर डाला है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हटा दिए गए शब्दों का संकलन जारी किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आम जनता को राहत देते हुए महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर कम करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को तेज करने के लिए सभी मंजूरी दे दी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परियोजना के लिए सभी मंजूरी दे दी है। आज न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को हाथरस कोर्ट से बड़ा झटका लगा। असल में कोर्ट में पेश होने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जब उनके खिलाफ 2018 में जिले में 2 मामले दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि करते हुए सभी कोटे की दुकानों को CSC के रूप में विकसित किए जाने के कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम में राज्य सरकार और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच MOU साइन किया गया और जल्द ही प्रदेश के सभी 80,000 कोटे की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लोगों को उनके घरों के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य में स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने पर चर्चा हुई। नई स्थानांतरण नीति के लिए कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने का फैसला किया है। मछुआ नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर है कि शिवराज सरकार ने प्रदेश में मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल किसानों की मूंग की फसल का समर्थन मूल्य 7,275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। असम के कछार जिला प्रशासन ने कोरोना मामलों में वृद्धि के बीच जिले के सभी कार्यालय और सार्वजनिक समारोह में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास पर बिजली दर में बढ़ोतरी करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। सांसद रमेश बिदूड़ी ने केजरीवाल पर चतुराई से बिजली के रेट बढ़ाकर जनता को ठगने का आरोप लगाया। देश के कई राज्य इन दिनों बाढ़ की चपेट में। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर गुजरात से लेकर असम तक भारी बारिश ने आम जनजीवन पर विपरीत प्रभाव डाला है। मौसम विभाग ने मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र के 11 जिलों में 14 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र में के पालघर में वैतरणा नदी उफान पर और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी किनारे बसे गांव पानी में डूबने लगे। भारी बारिश के कारण नासिक में नदियां और नाले उफान पर है और सड़कों पर बाढ़ आ गई। यहां नासिक के त्र्यंबकेश्वर तालुका में आई बाढ़ से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने के कारण इरई बांध के दरवाजे खोले जाने के बाद महाराष्ट्र के चंदपुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। चंदपुर के 60 से 70% क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित है और सैकड़ों लोगों को और अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए टीडी न्यूज। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। बाढ़ खतरनाक हो सकती है, बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सीवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास सफाई रखें तथा बीमारियां न फैलने दें। ताजा पका हुआ भोजन या भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि खाएं। केवल उबला या क्लोरीन युक्त पानी पिएं। पलायन से पूर्व बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। फर्नीचर और अन्य सामान ऊंचे स्थान पर रख दें। नाली और शौचालय की निकासी मार्ग को बंद कर दें। अपनी आपातकालीन किट अपने साथ अवश्य ले जाएं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तैयारी में ही समझदारी। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने।
सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहाँ तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। जब देश के लिए क्रिकेट खेलो तो हाथ में बल्ला और दिल में जज्बात होने चाहिए। मैं तापसी पन्नू लेकर आई हूँ शाबाश मिठू वंडर सीमेंट के साथ। आइए 15 जुलाई को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और देखिए। जब दिल में हो जज्बात तभी तो होती है एक परफेक्ट शुरुआत। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। गुजरात के वलसाड़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। औरंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नवसारी जिले में बहने वाली 3 नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई। करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए। इसमें से करीब 2,500 लोगों को हमने सुरक्षित आश्रय स्थल पर पहुंचा दिया है। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत में कहर बनकर टूटी राजधानी भोपाल में तेज बारिश से आम यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश से छिंदवाड़ा से लेकर हरदा तक बुरा हाल है। भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए। कहीं पुल बह गया है तो कहीं लोग सैलाब में बह गए। बारिश का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। छिंदवाड़ा में रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। एमपी के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। बस्तर अंचल में पिछले 5-6 दिनों से हो रही वर्षा और नदी नालों के उफान पर आने से लगातार तीसरे दिन संभाग के दक्षिण मध्य क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सुकमा जिले में कुंटा चिट्टी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पानी भरने से राज्य का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सड़क संपर्क कट गया है। पूर्वोत्तर राज्य असम भी बाढ़ की चपेट में। राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दौरा किया और स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से चमोली के पुरसादी के पास भूस्खलन होने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा ढह गया और जल्दी से जल्दी यातायात बहाली के प्रयास अभी जारी है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई इलाकों में यातायात और जनजीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश और बाढ़ के चलते फुट ओवरब्रिज बह गया। फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मानसून की आमद से देश के कई राज्यों में हो रही तेज बारिश से यातायात और आम जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और सभी एजेंसियों के साझा प्रयास से जनधन की हानि को आशंकाओं को कम करने का समग्र प्रयास जारी है। सावन के प्रथम दिन देश भर के शिवालय बोल बम के जयकारों से गूंज उठे। सावन शुरू होते ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वाराणसी में सावन महीने के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। लखनऊ में सावन माह के पहले दिन मां कामेश्वर मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के प्रथम दिन गोरखपुर स्थित शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को श्रावण मास की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि देवों के देव महादेव जी का अति प्रिय पावन श्रावण मास आज से प्रारंभ हो रहा है। राजधानी दिल्ली में आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ छतरपुर मंदिर में श्रावण मास के पहले दिन श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे तो वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
सावन के प्रथम दिन से ही देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी कांवड़ यात्रा का जायजा लेने मेरठ पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा प्रबंध का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी सावन की कांवड़ यात्रा प्रचलन में है। राज्य ने सावन के महीने में दौरान होने वाली धार्मिक आयोजनों के लिए खास प्रबंध किए हैं। दुनिया के प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दुनिया के सबसे महान 2022 स्थानों की सूची की घोषणा की। भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर अहमदाबाद को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है। टाइम पत्रिका ने साबरमती नदी के तट पर गांधी आश्रम और नवरात्रि उत्सव का भी उल्लेख किया है। अहमदाबाद के अलावा केरल को भी सूची में शामिल किया गया है। केरल को इको टूरिज्म का हॉटस्पॉट बताया गया है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है। केरल में पहला मामला आया। केरल सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइन जारी की है। संक्रमित व्यक्ति यूएई से आया था। देश भर में पिछले 24 घंटों में 20,139 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,482 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.49% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.37% दर्ज किया गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट जो है 5.0% हो गई है। कोविड की महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 199.27 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 13,44,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से देश में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड रोधी टीके की एहतियाती खुराक मुफ्त में दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 56 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गई। वहीं 67,79,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन का वयस्कों के लिए आपातकालीन उपयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है। दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में 39,000 से अधिक कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए, जिसके संक्रमणों की कुल संख्या बढ़कर 1,86,41,000 से अधिक हो गई है। और न्यूजीलैंड में पिछले 24 घंटों में कोविड के 11,000 से अधिक नए मामले सामने आए, जबकि महामारी से 23 लोगों की मौतें हुई हैं। फ्रांस में देश के राष्ट्रीय दिवस से एक दिन पहले कोविड-19 के 1 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ONS द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरे ब्रिटेन में कोविड-19 से अब तक 2 लाख से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मालदीव से सिंगापुर पहुंचने के बाद संसद स्पीकर को ईमेल कर अपना इस्तीफा भेजा। सिंगापुर ने राजपक्षे को शरण देने की बात से इनकार कर दिया। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि करते हुए कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की जो है निजी यात्रा पर आए हैं। बुधवार को देश छोड़ने के बाद राजपक्षे मालदीव पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनका विरोध शुरू हो गया था। इस दौरान दिन भर सेना की टुकड़ियां कोलंबो समेत दूसरे शहरों की सड़कों पर और गलियों पर गश्त करती दिखाई दी। राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद पैदा हुई भ्रम की स्थिति से निपटने के लिए गुरुवार को पश्चिमी प्रांत में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोलंबो जिले में गुरुवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार की सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। सड़कों पर सेना की बड़ी मौजूदगी के बाद पिछले दिनों की तुलना में गुरुवार को स्थिति बेहतर दिखी। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कुछ अहम प्रशासनिक इमारतों को खाली करने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर 9 जुलाई को राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंगे के निजी आवास पर कब्जा जमा लिया था। रूस यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में भीषण युद्ध जारी। यूक्रेन के मध्य क्षेत्र के एक शहर विनित्सिया को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया, जिसमें 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी प्रशासन ने हमले में करीब 90 लोगों को घायल होने की बात कही है। यूक्रेनी पुलिस के मुताबिक रूसी सेना की ओर से दागी गई मिसाइलों से कार्यालय और पास की रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की तरफ 4 अन्य मिसाइलों को ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि रूसी सेना ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है। इस बीच रूस ने 2 यूक्रेनी लड़ाकू विमानों को मार गिराने के साथ पूरी क्षेत्र अमेरिका द्वारा हॉविटर की खेप को नष्ट करने का दावा किया है। जलवायु परिवर्तन और पानी के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण यूरोप के लोग लू, सूखे और जंगलों में आग लग रही का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर से पर्यटक यूरोप में गर्मी की छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन इस बार कई यूरोपीय देशों का हाल गर्मी से बेहाल हो चुका है। पश्चिमी यूरोप में गर्मी की वजह से कई देशों ने इसे राष्ट्रीय संकट घोषित कर दिया। स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल और ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देशों में गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। क्रोएशिया में भी बढ़ती गर्मी के कारण जंगलों में लगी आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ज़दर और सिबिनिक क्षेत्रों में करीब 20 घर जलकर राख हो गए। स्पेन में भी पारा 45 डिग्री के पार जाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने तपती धूप में समुद्र बीच पर जाने, लेटने, बैठने या सीधे धूप के संपर्क में रहने पर रोक लगा दी है। फ्रांस आज 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मना रहा है, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है। इसे औपचारिक रूप से फ्रांस में ला फेट नेशनल भी कहा जाता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली आगामी 5 मैच की T20 सीरीज के लिए BCCI ने आज टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया। बड़ी बात यह है कि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में कमाल करने वाले जसप्रीत बुमराह आईसीसी रैंकिंग में वनडे की दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को पीछे छोड़कर वनडे में गेंदबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। जसप्रीत बुमराह उन 3 गेंदबाजों में शामिल है जो टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट की रैंकिंग में टॉप 10 में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष और सौरव गांगुली ने उम्मीद जताई कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली जल्द ही अपने बल्ले से कमाल दिखाएंगे। अनुभवी भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू आगामी घरेलू सीजन में बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। रायडू एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर बड़ौदा की टीम से जुड़े हैं। दक्षिण अफ्रीका ने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। रद्द हुए मैचों के 1 के अंक ऑस्ट्रेलिया को मिल सकते हैं। वरिष्ठ भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव ने काउंटी चैंपियनशिप में अपना पहला विकेट लिया। उन्होंने मिडिल सेक्स के प्रतिनिधित्व करते हुए वर्सेस्टरशायर के बल्लेबाज को आउट करते हुए ये विकेट लिया। चेस ओलंपियाड की टॉर्च रिले गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई पहुंची, जहां पर अरुणाचल के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा से मशाल प्राप्त की। दक्षिण कोरिया में चल रहे आईएसएसएफ निशानेबाजी में विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल में भारतीय महिला टीम ने रजत पदक अपने नाम किया है। प्रतियोगिता में बुधवार को भारतीय पृथ्वीराज तुंडईमन, विवान कपूर और भौनीश मेहंदी रप्ता को भारतीय पुरुष ट्रैप टीम ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम स्पर्धा में शिव नरवाल, नवीन सागर डांगी की टीम ने रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के महिला वर्ग में पलक रिंद सांगवान, युविका तोमर की टीम ने रजत पदक हासिल किया है। भारत के एच.एस. प्रणय ने सिंगापुर के ओपन के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रणय ने चाइनीज ताइपे खिलाड़ी को हराया है। वहीं पीवी सिंधु ने महिला एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आज खेले गए राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में सिंधु ने वियतनाम के खिलाड़ी को मात दी है। उधर साइना नेहवाल भी अपना मुकाबला जीतने में सफल रही। साइना ने चीन की ही बिंग जियाओ को पराजित किया। इस जीत के साथ साइना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जानवी कपूर इन दिनों अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म गुड लक जेरी को लेकर चर्चा में बनी हुई। टीजर जारी होने के बाद अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया। कंगना रनौत फिल्म इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएंगी। तेलुगु और कन्नड़ फिल्म उद्योगों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अभिनेत्री ईरा मोर अब निर्देशक नीरज पाठक की आगामी हिंदी वेब सीरीज के साथ बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार है। इंस्पेक्टर अविनाश में अभिनेता रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में है। निर्देशक माइस्किन की बहुप्रतीक्षित हॉरर थ्रिलर फिल्म पिसासु 2 31 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म में अभिनेत्री एंड्रिया जेरेमिया मुख्य भूमिका में है। मशहूर चंद्र अभिनेता किच्चा सुदीप बिग बॉस कन्नड़ के पहले ओटीटी संस्करण की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिजिटल फॉर्मेट ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वूट पर नजर आएगा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ISI